क्या लगता है आपको हमेशा सबको एक दूसरा मौका मिलना चाहिए? इस कहानी में भी मिला था सिड को। क्या वो उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है या फिर कर रहा है कुछ और? चलिए देखते हैं हमारे सेकंड पार्ट में। आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। तो ये है सेकंड चांस का नेक्स्ट पार्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। आयुषी और सिड की शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं, मतलब कुछ महीने बीत जाते हैं, और वो अपनी स्कूलिंग कंटिन्यू कर रही थी आयुषी। और आज जो है कॉलेज का एक फ्रेंड था उनका, और वो आने वाला था उनके स्कूल में एज ए टीचर। और जो आयुषी की पर्सनल लाइफ थी वो ऐसे ही चलने लगती है, मतलब सिड उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखता, उल्टा उसके ऊपर टॉर्चर करता है, कभी कभी तो हाथ भी उठाता था। पर अपने बच्चों के खातिर वो सह लेती थी और बाहर इसके बारे में कुछ भी किसी को नहीं बताती थी। सभी टीचर मिलकर एक न्यू टीचर को मतलब वेलकम करते हैं फूलों के गुलदस्ते के साथ। और ये टीचर कोई और नहीं, आयुषी और सिड के कॉमन फ्रेंड था, अभिमन्यु। अभिमन्यु काफी साल पहले ही शहर छोड़ चुका था, इसी वजह से आयुषी और सिड के बारे में इसे कुछ भी नहीं पता था। अभिमन्यु इतने सालों बाद जब आयुषी से मिलता है अपने स्कूल में, तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर वो सिर्फ आयुषी को ही जानता था। बहुत सालों तक दूसरे शहर में रहने के बाद यहाँ पर आया था, इसी वजह से सभी टीचर उसको बुके देते हैं वेलकम करने के लिए। जब आयुषी देती है तब वो देखती है कि वो तो उसका एक फ्रेंड है, और अभिमन्यु भी ये देखता है, तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे हग कर लेता है। आज सिड आयुषी को छोड़ने के लिए आया था और आयुषी अपना टिफिन उसके कार में ही भूल गई। ये चीज़ उन दोनों में से किसी ने भी नोटिस नहीं किया था, और बहुत दूर जाने के बाद सिड ये नोटिस करता है कि आयुषी अपना टिफिन भूल गई है। फिर से वो जो स्कूल था उसकी तरफ वो गाड़ी घुमा लेता है और आने लगता है। स्कूल के अंदर घुसते ही वो देखता है अभिमन्यु आयुषी को हग कर रहा है, और ये देख के उसका पारा चढ़ जाता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो दिखाता नहीं और आयुषी के पास जाता है और उसे उसका टिफिन का डब्बा करवाता है और अभिमन्यु से बात करने लगता है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज अभिमन्यु, तुम आ गए इस शहर में वापस, तुम तो चले गए थे ना? ये बोल के अभिमन्यु की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए। अभिमन्यु भी हैंडशेक बैक करता है उसे और बोलता है, हाँ बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? सिड जवाब देता है, ठीक ही था अभी तक, पर अभी शायद से ठीक नहीं रहूँगा। ये सुन के अभिमन्यु पूछता है कि क्यों ठीक नहीं रहोगे? तब सिड बोलता है, तुम जो आ गए हो ना, अब बहुत पार्टी करेंगे हम। अभिमन्यु ये सुन के हंस देता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। सारे टीचर्स ये जान के शॉक थे कि वो तीनों पहले से ही फ्रेंड्स हैं। उसके बाद एक टीचर उसे टीज करने लगती है कि आपके हस्बैंड तो आपके पहले से ही फ्रेंड थे, मतलब आपका लव मैरिज हुआ है। ये सुन के जो आयुषी होती है वो अपना सलाइवा गल्प कर लेती है, मतलब सलाइवा निगल लेती है और बोलती है, ऐसी बात नहीं है, वो तो मेरे घर वालों ने फिक्स किया था मेरी शादी उसके साथ। वो टीचर बोलती है कि हमसे छुपाने का क्या मतलब, हम तो सब साफ साफ देख पा रहे हैं ना। क्यों सर? दूसरे एक टीचर की तरफ वो इशारा करती है, और वो भी जो दूसरा टीचर होता है वो भी अपना सर हिलाकर हाँ का इशारा करता है। सिड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आयुषी जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, बिकॉज आयुषी को पता है कि आयुषी किसी लड़के के साथ मिले, ये सिड को कतई बर्दाश्त नहीं होता। उसके मन में काफ़ी ज़्यादा डर बैठ गया था कि घर जाने के बाद सिड उसके साथ क्या करेगा। मतलब अब जो आयुषी है ना, वो सिड से काफ़ी ज़्यादा डरने लगी थी, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता था उसके ऊपर। हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन, जहाँ पर सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट के बीच में ही सिड बोलता है आयुषी को कि तुम अपना जॉब छोड़ दो, तुम रिजाइन लेटर आज ही सबमिट कर देना। आयुषी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और बोलती है, क्यों? अब तक तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे जॉब करने से, आज तुम्हें अचानक से प्रॉब्लम क्यों आ रही है? सिड बोलता है, तुम्हें अपनी बेटी की और अपनी पहले हस्बैंड के माँ के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका सारा खर्चा मैं उठा लूँगा, तुम अपना जॉब छोड़ दो और मम्मी की तरह हाउसवाइफ बन के रहो। आयुषी बोलती है, क्यों? मुझे अपना जॉब नहीं छोड़ना, तुम बोलो तो मैं घर के काम भी कर लूँगी और बाहर के काम भी, बट मुझे जॉब नहीं छोड़ना है। सिड बोलता है, भले ही तुम घर का कोई भी काम ना करो, फिर भी तुम अपना जॉब छोड़ोगे, आज ही तुम सबमिट करोगे अपना रिजाइन लेटर। आयुषी बोलती है, अजीब जबरदस्ती है, मुझे नहीं छोड़ना अपना जॉब, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या एक बार में? सिड की माँ बोलती है कि
तुम्हें खाने के टेबल में बैठ के ऐसे झगड़े नहीं करना चाहिए। सिड बोलता है तो फिर अपनी बहू को ये समझाइए कि मैं जब बोल रहा हूँ जब छोड़ने के लिए तब जॉब छोड़ दे। उसकी मम्मी बोलती है कि अब तक तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो आज क्या प्रॉब्लम आ गई है। सिड बोलता है कल प्रॉब्लम नहीं थी, वो कल की बात थी, और आज प्रॉब्लम है, ये आज की बात है। ये सुन के जो बड़े होते हैं उससे वो सिड से बोलने लगते हैं तुम ऐसे अपना मनमानी नहीं कर सकते। सिड काफी गुस्से में बोलता है कि मैंने बोला ना एक बार कि वो अपना जॉब छोड़ देगी तो छोड़ेगी। मैं उसका हस्बैंड हूँ और ये डिसाइड करने का मेरा पूरा हक है। फिर भी आयशी जिद करने लगती है कि उसे जॉब पे जाना है, और इस बार सिड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना प्लेट जो है खा रहा था जिसमें, वो प्लेट फेंक देता है नीचे और खड़ा हो जाता है और बोलता है मैंने जब एक बार बोल दिया कि तुम जॉब पे नहीं जाओगी तो अपना रिज़ाइन लेटर चुपचाप सबमिट करके आओ, और अगर रिज़ाइन लेटर नहीं लिखा जा रहा है खुद से तो मैं लिख देता हूँ, और अगर बात पैसों की है तो तुम्हारी सैलरी से डबल तुम्हारे अकाउंट में हर महीने आ जाएगा। सिड की माँ बोलती है कि तुम्हें चाहे जितना भी गुस्सा आ रहा है तुम्हें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। ये सुन के सिड बोलता है अन्नमय फूड, ऐसी हजारों थालियां मैं हर रोज बांट सकता हूँ, इतना पैसा तो है मुझ में। ये सुन के आयशी बोलती है तो तुम अपना हजारों थालियां बांटो, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। ये सुन के सिड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आयशी के बाल को पकड़ लेता है और बहुत ही टाइट ग्रिप बनाता है जिससे आयशी को दर्द होने लगता है और वो चीखने लगती है और उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। मतलब ऐसे तो सिड टॉर्चर करता था आयशी पे, बट फैमिली के सामने ये पहली बार था। सिड बोलता है क्यों जा रही है वहाँ पर, उस लड़के के साथ गुलछड़ नहीं उड़ाने? क्या एक मर्द काफी नहीं होता तेरे लिए? आयशी रोते हुए बोलती है छोड़ो छोड़ो मेरे बाल को छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो। मैं छोड़ दूंगी अपना जॉब, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज छोड़ दो मुझे। ये सुन के घर के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बिकॉज आयशी ऐसे बिक रही थी जैसे कि उसे इससे पहले भी काफी बार पीटा गया हो। सिड काफी गुस्से में बोलता है आयशी को अगर तुम्हारा एक कदम भी बाहर गया ना इस चौखट के तो फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि मैं कौन हूँ। आयशी बेग करते हुए बोलती है कि छोड़ दो मुझे, प्लीज मत मारो, मैं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं अपने कमरे में ही रहूंगी, तुम कहो तो मैं ये डाइनिंग हॉल में भी नहीं आऊंगी, कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, प्लीज छोड़ दो। और मन में बोलती है क्रिस तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, देख रहे हो ना ये दुनिया मेरे साथ कितनी गलत कर रही है, ये सिड मेरे साथ कितना गलत कर रहा है, प्लीज तुम वापस क्यों नहीं आ जाते मेरे पास। तुमने प्रॉमिस करा था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, हमारे आने वाले बच्चे का ख्याल रखोगे, तुम्हारी माँ का ख्याल रखोगे, मेरे पापा का ख्याल रखोगे, क्यों चले गए मुझे छोड़ के। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सिड जो है एक लेटर टाइप करता है और उसके बाद आयशी की सिग्नेचर लेता है उसके ऊपर और चला जाता है वहाँ से। इन सब के बाद आयशी दौड़ के अपने रूम के अंदर चली जाती है और वॉशरूम का डोर लॉक कर देती है अंदर से, और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और उसे ऑन कर लेती है और काफी ज्यादा रोती है। उसके बाद शावर के नीचे ही वो रोने लगती है। उसके थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलती है एंड उसके दोनों बच्चे उसके पास आते हैं मामा मामा करते हुए। वो दोनों अभी 2 साल के हो चुके थे। उन दोनों को देख के आयशी फोर्सफुली अपने फेस पे एक स्माइल लाती है और हाथ बढ़ाती है उन दोनों की तरफ, और वो दोनों उसके गोद में आके बैठ जाते हैं। गोद में आने के बाद वो उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा किसेस करती है आयशी, और उसके बाद उन दोनों को बहुत टाइटली हग करती है और स्माइल ही करती है, रोती नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। हम देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन जहाँ पर जो अभिमन्यु होता है वो आयशी को कॉल करता है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी और स्कूल से रिज़ाइन कर दिया था उसने, इसके वजह जानने के लिए। आयशी उसके कॉल को पिकअप करती है और उससे बातें करने लगती है। बहुत देर तक बातें करती है और वो वजह नहीं बताती, मतलब इधर उधर की बातें करते रहे वो। थोड़ी देर बाद सिड आके ये नोटिस करता है कि आयशी किसी के साथ बात कर रहा है। मतलब वो दरवाजे से जा रहा था और अंदर देखता है कि आयशी किसी के साथ बात कर रहा है। उससे वो उसका फ़ोन छीनता है और देखता है कि अभिमन्यु से बात कर रहा है और वो उसका फ़ोन तोड़ देता है। आयशा अपने बच्चों के रूम में थी और उन दोनों को सुला रही थी। वो सुलाने के बाद अभिमन्यु का कॉल आया और ये देख के, मतलब जब सिड ने उसे देखा उसके बाद उसका फ़ोन तोड़ दिया और उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाता है, अपने कंधे में उठा के।
ले जाने के बाद उसे बेड पे पटक देता है और उसके बाद उससे काफ़ी हार्शली किस करने लगता है और उसके साथ काफ़ी ब्रूटली इंटीमेट होता है, जिस वजह से आयुषी बेहोश हो जाती है। सिड उसे फिर भी नहीं छोड़ता, उसके साथ तब भी इंटीमेट होता रहता है। कुछ देर बाद जब वो खुद को सेटिस्फाई फील करता है, उसके बाद वो उठ जाता है उसके ऊपर से और उसे एक चादर से ढक देता है और ऐसे ही छोड़कर चला जाता है वहाँ से। करीबन 2 घंटे तक मतलब वो बेहोश रहती है। उसके बाद जो आरू होती है वो उसके कमरे में आ रही होती है। आने के बाद जब वो आयुषी की ये हालत देखती है, उससे रहा नहीं जाता और आरू उसे उठाने लगती है। उसके थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और उसके बाद वो काफ़ी रोने लगती है। ये देख के आरू बोलती है कि सब कुछ मेरे वजह से ही हुआ। शायद से अगर मैं तुम्हारे पापा के पास तुम्हारी दूसरी शादी के लिए नहीं बोलती तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। आज तुम ठीक रहती, कम से कम खुश तो रहती ना। ये बोल के वो रोने लगती है। आरू अपने मन से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, वो उसके चेहरे से झलक रही थी। उसके बाद वो आयुषी को हेल्प करती है बाथरूम तक जाने के लिए। उसके बाद उसे नहाने में भी हेल्प करती है। उसके बाद उसे लाती है, देन उसके लिए खाना भी लाती है और उसे खिलाती भी है। खाना खाते वक्त आरू नोटिस करती है कि आरुषि के शरीर पे और भी ज़्यादा दाग है, जितने मतलब पहले दिख रहे थे उससे भी ज़्यादा दाग है। आरू बोलती है, आयुषी तुम्हारे गाल में ये निशान कैसे पड़ा? ये सुन के मतलब आरुषि काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने गाल को टच करने लगती है और बोलती है, कैसा निशान? कोई भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं है। आरुषि याद करती है कैसे इंटीमेट होने से पहले जो है आयुषी को सिड ने थप्पड़ मारा था उसी रूम में जहाँ पर उन दोनों के बच्चे थे। और उसके फोरहेड में भी एक निशान दिख रहा था। वो कुछ दिन पहले का था जब सिड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसके बालों को पकड़ के वो दीवार में मतलब बहुत ज़ोर से मार दिया था उसका सर। इसी वजह से वो घायल हो गई थी। ये सब जो आयुषी है मेकअप की मदद से छुपा लेती थी, बट अभी नहा के आने की वजह से कोई भी मेकअप नहीं था उसकी बॉडी पर, इसी वजह से सब दिख रहा था। डर के मारे आयुषी बोलती है कि मुझे नहीं खाना और प्लेट उसकी तरफ बढ़ा देती है और बोलती है, तुम ये ले जाओ, मुझे और नहीं खाना। उसने बस कुछ ही बाइट्स लिए थे और उसे देख के लग रहा था कि वो उसे भूख लग रही है। और आरू बोलती है कि नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा, सारा का सारा खाना खा, उसके बाद मैं तुम्हें पिंक कलर दूंगी। फिर भी जो आयुषी है वो नाना करने लगती है। उसके बाद आरू अपने हाथों से उसे खिला देती है, उसके बाद दबा देती है और उस दिन आयुषी सो जाती है। यहाँ से आरू सीधा अभी के पास जाती है एंड बोलती है, अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात है। ये सुनकर अभी बोलता है, क्या बात है? फिर आरू सब कुछ बताती है अभी को एंड अभी को बोलती है कि हमें घर के बड़ों को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, वरना ये बहुत ही बुरा हो रहा है। फिर हम देखते हैं शाम की सीन जहाँ पर सिड घर वापस आता है और उसके हाथ में एक बुके था और सभी लोग उसके लिए वेट कर रहे होते हैं, उसके घर के बड़े। सिड के पापा सिड को बोलते हैं कि रुको, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर सिड जो होता है उसके हाथ में बुके था तो वो रख देता है एक टेबल में और बोलता है कि हाँ बोलिए, क्या बोलना है। सिड के पापा बोलते हैं, तुमने जो कुछ भी किया इन दोनों में बहू के साथ वो ठीक नहीं है, अपना बिहेवियर सुधारो। वो किसी और की बेटी है, हमारे घर में सब कुछ छोड़ कर आई है और तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। ये सुनकर सिड बोलता है कि कोई और कहता तो मैं मान भी लेता, बट आप बोल रहे हो ऐसे, ये बात तो मुझे हजम नहीं हो रही है। ये सुनकर सिड के पापा बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? सिड बोलता है कि मेरा मतलब है, जब मैं छोटा था तब आप भी तो माँ के ऊपर हाथ उठाते थे और उनको कभी जॉब करने की परमिशन ही नहीं दी आपने, और आप मुझे सिखा रहे हो कि अपने बीबी के साथ कैसे बात करना चाहिए। ये सुनकर सिड के पापा उसे थप्पड़ मार देते हैं और वो उसी गाल को मतलब पकड़ लेता है जिस गाल में थप्पड़ पड़ा था सिड को। उसके बाद उन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है। उसके बाद जो बहस की आवाज़ हो रही थी उससे आयुषी नीचे आने लगती है देखने के लिए कि क्या हो रहा है, और ये शाम का टाइम था और वो पहले ही उठ चुकी थी। आयुषी नीचे आते ही पूछने लगती है, क्या हुआ, ये दोनों झगड़ क्यों रहे हैं? तभी सबकी नज़र आयुषी की तरफ जाती है और सब चुप हो जाते हैं और सिड जाके अपना बुक्के उठाता है जहाँ पर उसने रखा था और सभी के सामने वो अपने नीज पे आ जाता है और बोलता है, आयुषी आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैंने गलत करा है और इसलिए मैं तुमसे आज सभी के सामने माफ़ी मांग रहा हूँ।
पर प्लीज़ मुझे भी समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं पसंद अगर तुम किसी लड़के के आसपास भी जाती हो। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। और उस दिन जब मैंने तुम्हें अभिमन्यु को हक करते हुए देखा तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो मैंने अगले दिन तुम्हारे पर हाथ उठाकर वो गुस्सा निकाला। आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने गलत करा और आज भी मैंने गलत करा तुम्हारे साथ, इसलिए मैं तुमसे सभी के सामने माफ़ी मांगता हूँ। फिर आयुषी जो थी वो बुके ले लेती है। उसके बाद जो सिड की मम्मी होती है वो पूछती है, अगर तू इससे इतना ही प्यार करता है कि किसी और का टच बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तू इसे पीटता क्यों है। सिड बोलता है, मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया था और मैं सभी के सामने आज माफ़ी मांग रहा हूँ, ये काफ़ी नहीं है क्या। सिड की मम्मी बोलती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ जब तुम बंद कमरे में उसके ऊपर हाथ उठाते हो। सिड पूछता है, और अच्छा तो आपको कैसे पता कि मैं उसके ऊपर हाथ उठाता हूँ। उस दिन जब तुमने सबके सामने उसके ऊपर हाथ उठाया था उसके रिएक्शन से पता चल रहा था कि उसके ऊपर टॉर्चर करते हो तुम। सिड बोलते हैं, माँ ये सच नहीं है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आयुषी से पूछ लीजिए। उसके बाद आयुषी के कंधे को पकड़ता है सिड और बोलता है, बोलो क्या मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाता हूँ। आयुषी अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है बट बाहर ये सू नहीं करती और बोलती है, नहीं, सिड ने मुझ पर कभी भी हाथ नहीं उठाया था उससे पहले। सिड की माँ पूछती है कि तो फिर तुम उस दिन डर क्यों रही थी इतना जैसे सिड तुम्हारे पर हाथ उठाता है। आयुषी बोलती है, वो ये बोलकर वो सिड की तरफ देखने लगती है, फिर उसके मदर इन लॉ की तरफ देखती है और बोलती है कि वो मेरा पास्ट में एक बॉयफ्रेंड था और वो मुझ पर हाथ उठाता था और तब से ये मेरा ट्रॉमा है। जब भी कोई मेरी तरफ ऐसे देखता है या फिर हाथ उठाता है तो वो ट्रॉमा मेरे वापस आ जाता है, इसी वजह से मैंने वैसे रिएक्ट किया था। ये सुन के जो अभी की मम्मी होती है वो बोलती है, शादी से पहले तुम्हारा अफेयर भी था। ये सुन के आयुषी मन में सोचती है कि क्या ये बात मेरे फेवर में काम कर सकती है, मुझे सिर्फ डिवोर्स दिलाने में मदद कर सकती है। ये सोच के आयुषी बोलती है, हाँ बट मैंने सोचा था कि मैं उसी से शादी करूँगी, इवन दो हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी बनना शुरू हो गया था। पर एक दिन उसने मेरे साथ। आरूप पूछती है, क्या हुआ था, क्या किया था उसने तुम्हारे साथ। आरुषि और बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो ना। आयुषी ये सुन के बोलती है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, उसने मेरे साथ उस दिन। आरू बोलती है, उस दिन क्या किया था तुम्हारे साथ, मुझे बताओ, मुझे क्यों नहीं पता तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी था। आयुषी बोलती है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं अपने रिश्ते के बारे में किसी को भी बताऊं। आरू पूछती है, और तुम दोनों का रिलेशनशिप कब तक का था। आयुषी ये सुन के बोलती है, वो करीबन 3 साल तक था। आरू बोलती है, झूठ मत बोलो। ये सुन के आयुषी बोलती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं अपने बच्चे की कसम खा के बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में किसी के साथ रिलेशनशिप में थी कॉलेज टाइम पर, तुम्हें नहीं पता है क्योंकि मैंने छुपाया था तुमसे। आरू पूछती है, और क्यों छुपाया था। ये सुन के आयुषी बोलती है, अभी तो बोला मैंने, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं किसी और को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताऊं, उसे लगता था नज़र लग जाएगा, बट उसी ने खुद ने ही नज़र लगाया हमारे रिश्ते को। ये बोल के आयुषी जो है सिड की तरफ देखने लगती है। सिड की माँ सबको चुप कराती है और बोलती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल के बच्चों को तो होता है ऐसा। क्यों छोटी बहू, तुम्हारी शादी अभी से लव मैरिज नहीं हुई थी क्या। कौन सी बड़ी बात है कॉलेजेस में लवर्स रहना, सिड का भी तो था एक, और ऐसे भी ये बहुत ही पुरानी बात है, उसके बाद उसकी शादी हो गई, एक बच्ची भी है, और बहू की भी तो ये सेकंड मैरिज है ना, और उसका भी तो एक बेटा है। अब इतनी छोटी बात को क्या डिवोर्स तक ले जाओगे तुम लोग। चलो सभी अपने अपने कमरे में जाओ और रात डिनर के वक्त आ जाना। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जो कुछ भी हुआ इस सब से मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो आरू को बहुत ही ज़्यादा डांटने लगता है, कि बोलता है कि तुम्हें उनके रिश्ते में घुसने का क्या ज़रूरत है, वो अपने हस्बैंड वाइफ संभाल लेंगे, तुम्हें उनके रिश्ते में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरू बोलती है, मैंने ही उनकी शादी कराई थी
मुझे तो थोड़ा बहुत जिम्मेदारी रखना ही चाहिए ना कि वो कैसे रह रहे हैं। अभी बोलता है तुमने शादी करवा दी, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम्हें नहीं जाने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं बोलोगे, वो दोनों संभाल लेंगे अपना। देखा था ना भाई ने कितना बड़ा तमाशा बना दिया आज, तुम क्यों जा रही हो? आरू बोलती है आयुषी मेरी फ्रेंड है, वो भी बचपन की, क्या मुझे थोड़ा सा भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है उसका? मतलब वो कैसे पड़ी हुई थी, अगर तुम देखते तो तुम बोलते कितना हैवान है तुम्हारा भाई। अगर मुझे पहले पता होता कि वो ऐसा है तो कभी भी नहीं शादी कराती अपने फ्रेंड से। और ऐसे भी वो सगुन भाभी के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, तो मेरी फ्रेंड क्यों? अभी बोलता है माफ़ी मांगा ना भाई ने, अब इसको इतना बड़ा क्यों रही हो? तुम चुप रहो और उनके बीच में नहीं बोलोगी आज से, और ये बात मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुम्हें। आरू बोलती है पर अभी बोलता है एकदम चुप। आरू बोलती है ठीक है, कुछ भी नहीं बोलूँगी, अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ ना तो तुम्हारे भाई को मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी बोलता है तुमने सुना नहीं क्यों हुआ था उन दोनों के बीच झगड़ा? तुम्हारा कोई कॉलेज फ्रेंड था जिसे हग कर रही थी भाभी और वो उसे सहन नहीं हुआ। आरू बोलती है यही तो बात है, फ्रेंड है बॉयफ्रेंड नहीं, जो हग करने से उनको जेलसी हो गई। शगुन भाभी की तरफ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी बोलता है क्योंकि शगुन भाभी किसी मेल के करीब जाती ही नहीं थी, बट आयशी भाभी वो किसी मेल को हग कर रही थी, वो भी बाहर के किसी को। आरू बोलती है हाँ, अपने भाई के बॉयफ्रेंड को। अभी बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? आरू बोलती है मेरा मतलब तो एकदम साफ है कि अभिमन्यु गे है और वो उसके कजिन ब्रदर के साथ रिलेशनशिप में था, और पास्ट में जब उसके घर वालों को पता चल गया था तब उसे किसी और जगह शिफ्ट करवा दिया था, बट अब जो वो खुद स्टेबल हो गया है तो वो वापस आ गया है अपने प्यार को पाने के लिए। ये बोलने के बाद आरू बेड पे बैठ जाती है और जोर से सांस लेने लगती है। उसके बाद थोड़ा सा शांत होती है और बोलती है मुझे लगता है वो जो आयशी है ना वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में झूठ बोल रही थी। अभी बोलता है मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, तुम खिचड़ी पकाते रहो अपने दिमाग में, मैं तो जा रहा हूँ, और एक बात ध्यान से, तुम और कुछ भी नहीं बोलोगी, और ये बात जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग में बैठा लो। ये बोल के अभी अपने कमरे से बाहर चला जाता है और आरू कुछ सोचने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयुषी और सिड को, वो भी अपने रूम में चले गए थे। सिड आयुषी से पूछता है बच्चे कहाँ पर हैं? आयुषी बोलती है मुझे नहीं पता। सिड बोलता है कैसे नहीं पता तुम्हें, तुम माँ हो उनकी, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पर हैं। और नीचे तुमने क्या बोला सबको, मैं टॉर्चर करता था तुम पर, टॉर्चर करता था? ये बोल के आयुषी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और काफी स्केरी लुक था सिड का, और काफी ज्यादा डरने लगती है आयुषी इससे। आयुषी बोलती है पीछे जाते जाते बोलती है मैं सो गई थी। सिड बोलता है सो रही थी तुम, सो रही थी, अपने बच्चों को संभालना नहीं आता? तुम कैसे माँ बनोगी? एक अच्छी माँ को ना हमेशा अपने से आगे अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, और तुम ऐसे माँ बनोगी अच्छी? मेरे बेटे का ख्याल रखोगे ऐसे? अपने बेटे का तो सोचना ही छोड़ दो, मतलब तुम मेरी बेटी के साथ भी नाइंसाफी करोगे, सतीली माँ हो ना, इसीलिए। ये बोलने के बाद सिर्फ दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और आयुषी की आंखों से मतलब पानी बहने लगता है, आंसू बहने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा रोती है वो, मतलब वो आवाज़ नहीं करती, बस आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे, और उसका पूरा फेस भीग चुका था आंसू से। सॉरी गाइस, मेरे पास मतलब फ़िलहाल के लिए स्क्रिप्ट तो नहीं है, इसी वजह से थोड़ा इधर उधर निकल जा रहा है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। आप समझ रहे हैं कि हिंदी मेरा मदर टंग नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और मेरी फैमिली को भी नहीं पता है इस बारे में कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, इसी वजह से मुझे छुप कर बनाना पड़ता है। और फ़िलहाल के लिए मैं जिस नोटबुक में मतलब स्क्रिप्ट लिख के रखती हूँ वो अपने बुक शेल्फ में रख दिया मैंने, और मैं अलग जगह पर बैठ के बना रही हूँ, मतलब थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, मैं बहुत ही मुश्किलों से बना रही हूँ। एंड आई नो आप बहुत अच्छे हैं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। हम देखते हैं आयुषी रोते रोते बोलती है, मतलब हिम्मत जुटा के बहुत ज़्यादा अपने हाथों को मुट्ठी बांधती है और बोलती है क्या बोला तुमने, मैं तुम्हारी बेटी को सौतेली बेटी मानती हूँ, बट असली बात तो ये है कि तुम मेरे बेटे को अपना नहीं मानते, तुम उसे हमेशा से सौतेली की तरफ देखते आए हो, कभी भी अपना बेटा नहीं माना तुमने उसे। मैं तो तुम्हारी बेटी की तरफ पूरी जिम्मेदारी निभाती हूँ,
बट तुम हमेशा अपनी बेटी की तरफ रहते हो, कभी भी मेरे बेटे को अपना बेटा नहीं माना तुमने। सिड बोलता है, अच्छा मैं डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ, और अभी तुम जो मेरा तेरा कर रही हो उसका क्या? आयशी बोलती है, वो भी मैं तुम्हारी वजह से ही कर रही हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारी बेटी मेरा बेटा नहीं करा था आज तक। उन दोनों के पैदा होने के वक्त शायद से मैं नहीं थी उन दोनों के पास, बट जब से मैं तुमसे शादी करके यहाँ पर आई हूँ तब से तुम्हारी बेटी को अपना दूध पिलाया है मैंने, उसको अपनी बेटी की तरह रखा है, हमेशा से माँ के जैसा प्यार दिया है, और तुम बोल रहे हो कि मैं उसका ख्याल नहीं रखती। हाउ कुड यू सिड, मतलब तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो मेरे बारे में? सिड बोलता है, अच्छा बच्चों की बात तो छोड़ दो, और नीचे तुमने मेरे बारे में क्या बोला? मैं तुम्हारे ऊपर टॉर्चर करता था, तुम्हें हरस करता था सेक्सुअली, तुम क्या बोलना चाहते थे नीचे? आयशी बोलती है, क्या गलत बोला? उस दिन तुमने क्या मेरी आरती उतारी थी? क्या किया था याद करो, तुम अच्छे से याद करो, अपने दिमाग में जोर डालो, उसके बाद तुम्हें याद आएगा कितना टॉर्चर किया था तुमने मेरे ऊपर। और तुम्हें लगता है उसके बाद भी मैं खुशी खुशी तुमसे शादी करके तुम्हारे घर आ जाती, ताकि तुम पूरी ज़िंदगी मेरे साथ ऐसे ही टॉर्चर करते। और उस वक्त तो मैं बच गई थी, बट किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, और फिर से तुम्हारे साथ फंस गई मैं यहाँ पर। जब से तुमसे शादी करके मैं इस घर में आई हूँ, क्या एक दिन भी तुमने मुझे चैन से रहने दिया? जिस दिन से आई हूँ उस दिन से तुम मेरे ऊपर टॉर्चर कर रहे हो, हाथ उठाते हो, मेरी मर्जी से खिलाफ तुम मेरे साथ इंटरकोर्स करते हो। क्या ये सब ठीक बात है? तुम्हें क्या लगता है तुम शगुन के साथ भी ऐसे ही थे? ये बोल के काफ़ी गुस्से में देखने लगती है आयुषी सिड की तरफ। आयशी की आंखों में मतलब पेन देखा जा सकता था, बट सिड इन सबको इग्नोर करता है और बोलता है, शगुन तुम्हारी तरह नहीं थी, वो मुझे कभी छोड़कर नहीं गई, वो हमेशा से मेरे पास थी। आयशी बोलती है, अच्छा मैं तुम्हें छोड़कर गई थी? मैं छोड़कर गई थी तुम्हें? तुम थे वो जिसने रास्ते से धक्का मार कर मुझे निकाल दिया था अपनी ज़िंदगी से। मैं प्यार करती थी तुमसे, बट तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हें टॉलरेट करने का और हिम्मत ही नहीं था मेरे अंदर। कैसे टॉलरेट करती अपने ही रेपिस्ट के साथ? सिड बोलता है, तब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, और हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप ये तो कॉमन है, कपल के बीच तो ये सब होता ही है, तुम उसे रेप कंसिडर नहीं कर सकते। ऐशी बोलती है, अच्छा तो फिर तुम ही बोलो क्या होता है रेप? उसके बाद सिड बोलता है कि रेप वो होता है जब किसी के साथ ज़बरदस्ती सेक्स किया जाए। ऐशी बोलती है, तुमने क्या किया था मेरे साथ उस दिन? क्या मैंने तुम्हें कंसल्ट दिया था अपने साथ सेक्स करने के लिए? ये बोलते बोलते आयशी के दिल में मतलब जो चेस्ट एरिया है वहाँ पर दर्द होने लगता है, और सिड को भी काफ़ी अजीब सा फीलिंग आने लगता है। मतलब अब उसे मतलब वो फीलिंग, गिल्ट वाला फीलिंग मतलब डेवलप हो रहा था उसके अंदर कि उसने गलत करा है आयशी के साथ। सिड आयशी की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है और वो सोचने लगता है सब कुछ, और दूसरी तरफ आयशी को अपने चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है और वो बैठ जाती है धड़ाम से अपने बेड पर। और उसके बाद वो जो है पानी जो साइड टेबल में रखा हुआ था उसे वो उठाती है, बट पी नहीं पाती, उसके हाथ काँप रहे होते हैं और ग्लास गिर जाता है। और उसके बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है आयशी, और वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और सिड कांच की टूटने की आवाज़ से जो है आयशी की तरफ देखता है, और वो देखता है कि आयशी धीरे धीरे मतलब उसकी बॉडी काँप रही थी और वो बेहोश हो जाती है। ये देख के सिड काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो आयशी के पास जाता है और उसके गाल में थपथपाने लगता है उसे उठाने के लिए। आयु आयु आयुषी उठो उठो उठो, तुम ऐसे बेहोश नहीं हो सकती, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें भी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। वहाँ पर साइड टेबल में एक जग होता है, उससे पानी लेकर वो छींटा मारने लगती है आयशी के मुंह पर, बट वो उठती नहीं है, वो बेहोश ही रहती है। उसके बाद वो बोलता है, मैं कभी भी तुम्हारे पर हाथ नहीं उठाऊंगा, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं छूऊंगा भी नहीं, प्लीज़ उठ जाओ, ऐसा बोलता है और भी छींटा मारने लगता है, बट वो उठती नहीं है। इसी वजह से उसे गोद में उठाकर वो हॉस्पिटल ले जाने लगता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में जब कार ड्राइव कर रहा था तब वो कॉल करता है अभी को और सब कुछ बोलता है। उसके बाद सभी लोग उसके पीछे मतलब कार लेके आते हैं हॉस्पिटल में,
और यहाँ पर जो आयशी के फादर और एक्स मदर इन लॉ है वो भी आते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं और सिड जो है वो एक बेंच पे बैठा था और वो काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रहा था और वो काफ़ी दुखी भी था। और सब लोग भागे भागे आते हैं वहाँ पर, सभी थे उसके फैमिली मेम्बर्स और जो आयशी की सास और जो बाबा है मतलब पापा है वो भी आए थे। जो सिड की माँ होती है वो पूछती है क्या हुआ है आयशी को, उसका कोई बीमारी था क्या पहले से ही। ये जो है वो आयशी के पापा की तरफ देख के वो पूछ रही होती है, बट उसके पापा डिनाई कर देते हैं, मतलब उसे कोई भी बीमारी नहीं था। और सिड भी बोलता है मुझे भी पता है उसे कुछ भी बीमारी नहीं था। बट उसकी जो एक्स मदर इन लॉ होती है मतलब क्रिस की जो मदर होती है वो बोलती है नहीं उसे कुछ तो था, वो रात में कभी कभी अचानक से उठ जाती थी या फिर डरने लगती थी अचानक से। उसकी वजह से मेरा बेटा उसे शादी से के कुछ महीने तक डॉक्टर दिखाने लगता था, मैंने देखा है। उसके बाद वो ठीक भी हो गई थी, उसके बाद उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। सिर्फ जो अभी तक बैठा हुआ था वो खड़ा हो जाता है और पूछता है आप क्या बकवास कर रही है, उसे कुछ भी नहीं था। और उसके बाद जो उसकी सासू माँ है वो पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे पता बेटा उसे कुछ भी नहीं था, तुम तो कुछ दिन पहले ही मिले हो। तब जो आरू होती है वो बोलती है नहीं नहीं आंटी, हम तीनों दोस्त थे पहले कॉलेज टाइम पर। उसके बाद जो उसकी माँ होती है मतलब सासू माँ क्रिस की माँ, वो बोलती है कि तो फिर तुम्हें पता होगा ना वो किसी चीज़ से डरती थी बहुत ज़्यादा। जैसे कभी कभी वो गिर जाती थी और बोलती थी कि मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आओ, मुझे मत छुओ, ऐसे बोलती थी जैसे कोई उसे मार रहा है या फिर असॉल्ट कर रहा है, ऐसा बिहेव करती थी। ये सुन के आयशी के पापा बोलते ये आप क्या बात कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरी बेटी के साथ। उसके बाद वो जो क्रिश की मदर होती है वो बोलती नहीं मुझे भी पता है उसके साथ कुछ तो गलत था, मतलब पहले पहले शादी के तब वो ऐसा ही हरकतें करती थी। उसके बाद क्रिश उसे डॉक्टर दिखाने लाता था और वो उसके बाद कुछ महीने बाद ठीक हो गई और ऐसा नहीं करती थी और वो क्रिश के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और पता नहीं किसकी नज़र लग गई और मेरा बेटा उसके बाद वो चुप हो जाती है और बोलती है अब मेरी बहू को तो कुछ नहीं हो जाएगा ना, ये काफ़ी डरी हुई आवाज़ में बोलती है। उसके बाद चुप हो जाती है, सब लोग चुप हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते कोई। उसके बाद एक डॉक्टर आती है और बोलती है डरने की कोई बात नहीं है, वो ठीक है अभी, बट उसको कोई साइकोलॉजिक प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है ये। आरूज डॉक्टर से पूछती है क्या मतलब है आपका, क्या बोलना चाहते हैं। तो वो डॉक्टर बोलती है कुछ सालों पहले ये लड़की मेरे पास आई थी, तब शायद से उसका नया नया शादी हुआ था और वो अपने हस्बैंड के साथ ही आई थी। तभी काफ़ी डरी सहमी हुई सी लगती थी और वो मुझसे पहले भी एक साइकाट्रिस्ट के पास कंसल्ट कराने जाती थी, मतलब वो ट्रीटमेंट ले रही थी बट इम्प्रूवमेंट कुछ ज़्यादा खास नहीं था और जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुआ था वो उसके हस्बैंड की वजह से ही हुआ था। आरो पूछती है डॉक्टर क्या आप उसके साइकाट्रिस्ट थे। तब वो बोलती है हाँ मैं ही थी तब, अभी तो मैंने ट्रीटमेंट नहीं किया बट डॉक्टर्स ने मुझे अभी बुलाया और जो कुछ भी मुझे समझ में आ रहा है उससे मुझे लगता है कि उसका वही ट्रॉमा ट्रिगर हो गया है शायद से और वो उसे काफ़ी दिनों से दबा रही है। सिड काफ़ी गुस्से में बोलता है क्या मतलब है आपका, आप क्या बोलना चाहती है कि क्रिस के साथ जब थी तब उसका ट्रॉमा ठीक हो गया था और जब मेरे साथ है तब उसका ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। डॉक्टर काफ़ी अच्छे से मतलब पोलाइटली बोल रही होती है कि मैं आपसे ऐसी बात नहीं कह रही हूँ, जो सच है मैं वही बोल रही हूँ। उसको थोड़ा सा मतलब कुछ तो है जिससे उसका ट्रॉमा ट्रिगर होता जा रहा है और उसे वो काफ़ी दिनों से दबा रही है, मतलब आज नहीं हुआ है, आज तो मतलब उसका दबाने का क्षमता जो है वो ख़त्म हो गया, इसी वजह से सब एक साथ बाहर निकल गया और वो बेहोश हो गई। और वो पहले जब कहाँ पर थी वो पहले पढ़ाई के लिए बाहर थी, उसके बाद जब यहाँ पर आई तब मुझसे कांटेक्ट किया और उसने बोला था कि उसे किसी ने असॉल्ट किया था सेक्सुअली, इसी वजह से वो तब से ऐसी हो गई है। देन उसने जब शादी करी उसका हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव था और वो हमेशा मतलब मुझसे कॉल में बात करता रहता था, कभी भी उसका ट्रॉमा ट्रिगर ना हो जाए इसके लिए टिप्स भी लेता था। उसके बाद वो ठीक भी हो गई थी और कंसल्टेशन की उसकी ज़रूरत भी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद से हम नहीं मिले, बट क्या हुआ है तुम क्या ना कह चाहते हो, उसके हस्बैंड को छोड़ के उसने तुमसे सेकंड मैरिज करी है क्या।
ये सुनकर अभी बोलता है ये हमारा प्राइवेट मैटर है, आप इसमें ना ही बोले तो ही बेहतर रहेगा। ये सुन के डॉक्टर बोलती है मैं कहाँ बोलना चाहती हूँ, यही तो मुझे उकसा रहे हैं बोलने के लिए। इनको ज़रूर कंसल्ट करवाना चाहिए साइकाट्रिस्ट से। अगर आपको करवाना है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है आप पर। ये बोल कर वो वहाँ से चली जाती है और सिड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इस बात से। सिड की माँ जाती है, सिड के पास बैठती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है। उस वजह से जो सिड होता है वो उन्हें गले लगा लेता है और बोलता है कि देखा ना माँ ये कैसे बातें कर रही है। उसके बाद जो उसकी माँ होती है वो बोलती है तुम क्यों गुस्सा कर रही हो, सच्ची में थोड़ी बोल रहे हैं, तुम गुस्सा मत करो, तुम शांत हो जाओ। उसके बाद वो गले लगा लेती है और उसके पीठ में हाथ फैलाने लगती है और सिड जो है वो सोचने लगता है फिर से कुछ, और वो दुखी हो जाता है बहुत। मतलब जो गुस्सा था उसकी आंखों में वो अब नहीं दिख रहा है, बस दुख दिख रहा है। कुछ देर बाद एक नर्स आती है और बोलती है कल तक पेशेंट को आप ले जा सकते हैं और कोई एक ही रुकेगा, पूरा खानदान नहीं रुकेगा यहाँ पर। आप प्लीज़ आप में से जिसको भी रुकना है वो रुकिए और बाकी सब घर चले जाइए और कल उन्हें घर चले जाना और उससे पहले जो डॉक्टर थी यहाँ पर उनसे बात करके जाना। ओह माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा डर गई थी मैं अभी, मुझे लगा अभी कोई आ जाएगा यहाँ पर। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बैक टू द स्टोरी। अगले दिन अभी और सिड दोनों ही जाते हैं उस डॉक्टर से मिलने। उसके बाद वो सिड से बात करती है और बोलती है क्या आप हस्बैंड हैं आयुषी के। सिड बोलता है हाँ मैं ही हूँ आयुषी का हस्बैंड, क्या बोलना है आपको। वो बोलती है क्या आप अपनी वाइफ पर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। सिड चुप हो जाता है, कुछ भी नहीं बोल पाता बिकॉज वो करता था। उसके बाद जो डॉक्टर है वो बोलती है शायद इसी वजह से उसका ट्रॉमा ट्रिगर हो गया है, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आप किसी को भी ऐसे मार नहीं सकते, ये गैर कानूनी है। अगर हम कंप्लेन कर देते हैं तो आपको पुलिस उठा कर ले चली जाएगी। आपके रियल वाले ससुराल जाना है क्या आपको। उसके बाद सिड बोलता है कि आई एम सॉरी, वो मुझे नहीं पसंद कि मेरी वाइफ किसी और मर्द के करीब जाए और वो गई थी जानने क्यों। मैं अपना गुस्सा संभाल नहीं पाया, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी और मैंने उस पर हाथ उठा दिया और मैंने उसका माफ़ी भी मांगा है उससे। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप आयशी से ही पूछ लेना या फिर इससे पूछ लो, ये मेरा भाई है, मैंने सबके सामने उससे माफ़ी मांगा था और उसने मुझे माफ़ भी कर दिया था, पूछिए आप इससे। उसके बाद अभी भी हाँ बोल देता है और काफ़ी घबरा गया था वो इस बात को सुन के सिड के। पर अभी के दिमाग में वही बातें घूमने लगती हैं आरू की। उसके बाद वो सोचता है सिर्फ बाल खींचने से बॉडी पर निशान कैसे आ सकता है, बिकॉज सबके सामने तो उसने बस उसके बाल ही खींचे थे। कहानी को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। रुको रुको रुको, अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। जैसे कि मेरे चैनल को लड़कियों से ज़्यादा लड़के देखते हैं तो मैं उनसे बात करना चाहती हूँ आज कि अगर आप कभी भी देखें ना कि किसी लड़की के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो प्लीज़ प्रोटेस्ट करिए। मतलब बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत मारते हैं लड़कियों को शादी के बाद उसके हस्बैंड या फिर इन लॉज में से कोई, और कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करता। जैसे यहाँ पर अभी जब आरू प्रोटेस्ट कर रही थी तब उसने रोक दिया, या तभी सिड को रोका जा सकता था। और उसको ये मेंटल एक बीमारी जैसा मैंने दिखाने की कोशिश करी है, जहाँ पर उसे एक मेंटली ट्रॉमा पड़ गया है। जब उसकी मदर के ऊपर हाथ उठाया जाता था तब वो उसे यही उसके दिमाग में घुस गया है कि लड़कियों को हमेशा दबा ही रखना चाहिए। और उसका ये ओवर प्रोटेक्टिव है जो, ये भी मतलब बीमारी तो नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता अगर ये बीमारी की तरह कोई कंसिडर करता है, बट ये कोई बीमारी नहीं है। बट ओवर प्रोटेक्टिव होना वो बहुत ही बुरी चीज़ है। मतलब चाहे लड़की हो या फिर लड़का, किसी के ऊपर ओवर प्रोटेक्टिव होना उसको पीछे खींचता है। जैसे कि मैं खुद को ही एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे कज़न्स ब्रदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है मेरी तरफ, तो इसी वजह से मुझे बाहर अकेले जाने में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है मेरे ऊपर और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है। और ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़कियाँ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकती हैं, बट ज़्यादातर वक्त एक लड़का ही करता है डोमेस्टिक वायलेंस। बिकॉज
जितना भी बोला जाए कि लड़का लड़की इक्वल है, बट हमेशा स्ट्रेंथ के मामले में लड़का ही आगे होता है एक लड़की से, और लड़की कभी भी मतलब स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होती, ये बोलना भी गलत है। बिकॉज कभी कभी होता है कि लड़की एक लड़की से ज़्यादा ताकतवर हो, बट हमेशा ऐसा ही होता है कि एक लड़का एक लड़की के ऊपर हाथ उठा रहा है। मतलब ज़्यादातर वक्त ही, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा होती है, तो प्लीज़ ध्यान रखना इस बात का। और मैं लड़कियों को भी बोल रही हूँ कि प्लीज़ अपने मतलब जो पार्टनर है उनके ऊपर ट्रस्ट करना सीखो, मतलब उनके प्रॉब्लम को भी समझने की कोशिश करो। यहाँ पर आयुषी ने कभी भी सिड को समझने की कोशिश ही नहीं करी, मतलब हमेशा से ही उसे ब्लेम करती रही। उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी कि सिड ऐसा कर क्यों रहा है। तो मैं लड़कियों को बोल रही हूँ, अपने मेल मतलब घर में कोई भी है आपका, आपके पापा है, भाई है, आपके पति है, जो कोई भी है, उनको भी समझने की कोशिश करो। बिकॉज उनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, और उनका मतलब उनके कंपैरिजन में लड़कियाँ टेंशन कम लेती है अपनी। मतलब अगर आप स्ट्रेस लेवल देखेंगे तो लड़कों का ही ज़्यादा रहता है एक फैमिली में, तो प्लीज़ उनको समझने की भी कोशिश करें। ऐसा नहीं कि सब कुछ उनके ऊपर ही डाल दिया और खुद बस सजते समझते रह गए, ये भी ठीक नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। एक रिलेशनशिप में, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, आपको हमेशा सामने वाले का ध्यान रखना चाहिए। जो कोई भी है, आपका भाई है, बहन है, माँ है, पापा है, सास है, ससुर है, सबका ध्यान रखना चाहिए। पति है, पत्नी है, जो कोई भी है ध्यान रखना चाहिए, बट ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। बिकॉज ओवर प्रोटेक्टिव इंसान को कायर बना देता है। जैसे कि मैंने बोला अपना सिचुएशन, मेरे कज़न ब्रदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, मुझे कहीं पर भी अकेला नहीं जाने देते। जैसे कि आज ही गई थी मैं एक जगह अपने एक कज़न भाई के साथ, और वो मुझे मतलब काम मेरा था, बट वो खुद जाके कर रहा था और मुझे साइड में खड़ा कर दिया ताकि कोई मेल से टच ना हो जाए मेरा, मतलब किसी भी आदमी के साथ फिज़िकल कांटेक्ट ना हो जाए मेरा, इसी वजह से। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का प्रोटेक्टिव है वो लोग। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ पर छोड़ दो। थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होना अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा होना वो बुरी बात है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको प्रोटेक्टिव होना है, कहाँ पर नहीं होना है। और अगर कोई आप पर प्रोटेक्टिव हो रहा है तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। जैसे मैं समझती हूँ कि मेरे भाई चाहते हैं कि मैं सेफ रहूँ हमेशा, कोई किसी का भी बैड इंटेंशन हो सकता है मेरी तरफ, इसी वजह से उन्होंने मुझे दूर खड़ा कर दिया, ये भी तो समझना चाहिए हमें। तो मैं समझती हूँ, बट ओवर प्रोटेक्टिव होना बुरी बात है। और डोमेस्टिक वायलेंस करना मतलब उसका तो 1% भी सही नहीं है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपको किसी ने भी हक नहीं दिया कि आप किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हो, ऊपर से अपने पार्टनर पे तो बिल्कुल ही नहीं। बिकॉज वो एक ऐसा चीज़ है कि उसको आप खुद चुनते हो अपने लिए। फ्रेंड्स एंड पार्टनर ही होते हैं जिनको आप खुद ही चुनते हो, और उनके साथ आपको खुश रहना चाहिए, ना कि मारपीट करना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने जो बात बोली है इसमें मेल फीमेल कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रोटेक्टिव हो सकता है, कोई भी जो है आपके ऊपर हाथ उठा सकता है। इसमें कोई भी ये बात नहीं है कि एक मेल ही हाथ उठाएगा और एक मेल ही हमेशा प्रोटेक्टिव रहेगा, फीमेल भी हो सकती है।